दोस्तों जरा एक सीन इमेजिन करो, एक बच्ची का जन्म केरल में होता है और दूसरी बच्ची का जन्म हरियाणा में। दोनों एक ही देश में पैदा हुई हैं। वही तिरंगा, वही संविधान, वही नेशनल एंथम, वही बोर्ड एग्जाम का डर और वही रिश्तेदार जो हर फैमिली फंक्शन में पूछते हैं, बेटा आगे का क्या प्लान है। लेकिन इन दोनों बच्चियों की जिंदगी की शुरुआत से ही कहानी अलग हो जाती है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, डेटा यही कहता है। भारत में महिलाओं की स्थिति की बात होती है तो हम अक्सर पूरे देश को एक ही चश्मे से देखते हैं। जैसे किसी ने एक बार दिल्ली देख ली और बोला, हाँ भाई पूरा इंडिया समझ आ गया। लेकिन असलियत में भारत के अंदर ही दो अलग अलग दुनिया मौजूद है। अगर आप महिलाओं के काम करने के आंकड़े देखें तो दक्षिण भारत का रंग गहरा दिखाई देता है। मतलब महिलाएं बाहर निकल रही हैं, नौकरी कर रही हैं, दुकान चला रही हैं, फैक्ट्री में काम कर रही हैं, अपनी कमाई कर रही हैं। और दूसरी तरफ कई उत्तरी इलाकों में तस्वीर काफी फीकी नजर आती है। अब सोचो, दिल्ली देश की राजधानी, जहां हर दूसरा इंसान खुद को पॉलिटिकल एक्सपर्ट समझता है, जहां ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होकर भी लोग देश की अर्थव्यवस्था ठीक कर देते हैं। वहीं फैक्ट्री वर्कर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 1.3% है। और कर्नाटक का दक्षिण कन्नड़ जिला, कई लोगों ने शायद नाम भी पहली बार सुना होगा, वहां यही आंकड़ा 21.5% है। मतलब एक जगह पर महिला वर्कर ढूंढने के लिए आपको शायद माइक्रोस्कोप चाहिए होगा और दूसरी जगह हर 4-5 लोगों में एक महिला काम करती मिलेगी। लेकिन कहानी सिर्फ नौकरी की नहीं है, क्योंकि जिस दिन किसी महिला की जेब में उसकी खुद की कमाई आती है, उसी दिन बहुत सी चीजें बदल जाती है। वो शादी कब करनी है ये तय कर सकती है, कितने बच्चे चाहिए ये सोच सकती है, गलत रिश्ते से बाहर निकल सकती है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती है। यानी बात सिर्फ सैलरी की नहीं है, बात कंट्रोल की है। और जब किसी समाज में महिलाओं को कमाने वाला नहीं बल्कि सिर्फ जिम्मेदारी समझा जाने लगता है, तब उसका असर आने वाली पीढ़ियों तक दिखाई देता है। यहीं से शुरू होती है भारत की सबसे बड़ी और सबसे असहज कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आंकड़ों की नहीं, सोच की है। और आगे जो डेटा सामने आएगा वो शायद आपको थोड़ा असहज भी कर सकता है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि नौकरी और कमाई तो बात की बात है। पहले सवाल ये है कि क्या लड़की को पैदा होने का मौका भी मिल रहा है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में आज भी ये सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जरा एक क्लासरूम की कल्पना करो, 1000 बच्चे अंदर आते हैं। नॉर्मल तौर पर क्या उम्मीद करोगे? लगभग 500 लड़के और 500 लड़कियां। सिंपल मैथ्स। लेकिन कुछ राज्यों में ये मैथ ही बदल जाता है। हरियाणा में 1000 लड़कों पर सिर्फ 879 लड़कियां, दिल्ली में 868, चंडीगढ़ में 818। अब सवाल उठता है कि बाकी लड़कियां कहां गई? क्या वो किसी दूसरे ग्रह पर शिफ्ट हो गई? नहीं, बहुत सी तो दुनिया में आने से पहले ही गायब कर दी गई। और यही इस पूरी कहानी का सबसे कड़वा हिस्सा है, क्योंकि जब कोई समाज बेटे और बेटी की कीमत अलग अलग तय करने लगे, तब समस्या सिर्फ परिवार की नहीं रहती, पूरी सोच की हो जाती है। दूसरी तरफ केरल को देखो, वहां 1000 लड़कों पर 1084 लड़कियां हैं। तमिलनाडु लगभग बराबरी पर है। मतलब कुछ जगहों पर लड़कियां सिर्फ बच नहीं रही बल्कि संख्या में आगे भी हैं। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई लोगों की अपनी पसंद होती है। लेकिन ये कोई पसंद नहीं है, पसंद तो पिज्जा और मोमोज में होती है। ये फैसला है कि समाज लड़की की जिंदगी को कितनी अहमियत देता है। और यही उत्तर और दक्षिण की सोच में बड़ा अंतर दिखाई देता है। इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 200 साल पहले देश के अलग अलग हिस्सों में गरीबी थी, अकाल था, लोगों के पास खाने तक की कमी थी। लेकिन उस मुश्किल दौर में भी दक्षिण के कई इलाकों में बेटियों को बचाया गया, जबकि उत्तर के कुछ क्षेत्रों में बेटियों को बोझ समझा गया। अब मैं जानता हूं कि ये सुनकर कुछ लोग कमेंट सेक्शन में स्प्रिंट लगाने के लिए तैयार हो गए होंगे, लेकिन इतिहास को इमोशनल होकर नहीं, ईमानदारी से देखना पड़ता है। क्योंकि अगर पुरानी गलतियां समझेंगे नहीं तो नई गलतियां रोकेंगे कैसे? और यही सोच आज भी कई जगहों पर रोजमर्रा की जिंदगी में दिख जाती है। मैं खुद उत्तर भारत में पला बड़ा हूँ और बचपन में मुझे लगता था कि घूंघट पूरे भारत में होता होगा, जैसे रेलवे स्टेशन पर चाय और वेटिंग लिस्ट पूरे भारत में होती है।
लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों में घूंघट जैसी परंपरा लगभग दिखाई ही नहीं देती, ना केरल में, ना तमिलनाडु में, ना कर्नाटक में, ना तेलंगाना में। और ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि किसी महिला को समाज कितनी आजादी देता है। क्योंकि जब किसी इंसान की पहचान सिर्फ किसी की पत्नी या बहू तक सीमित कर दी जाए, तब उसका अपना व्यक्तित्व धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दक्षिण भारत में महिलाओं की स्थिति कई मामलों में बेहतर दिखाई देती है? क्या वहां के लोग अचानक किसी सुबह उठकर प्रोग्रेसिव बन गए थे? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। असल वजह सुनोगे तो शायद हैरान रह जाओगे। एक रिसर्च ने सालों तक यही समझने की कोशिश की कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में महिलाओं की स्थिति में इतना बड़ा फर्क क्यों है। कारण क्या था? राजनीति, धर्म, भाषा? नहीं, उसका जवाब था चावल। हाँ, बिल्कुल सही सुना, चावल। अब मुझे पता है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे, भाई हम महिलाओं की बात कर रहे थे या बिरयानी की? लेकिन थोड़ा रुको, कहानी दिलचस्प है। उत्तर भारत में गेहूं और सरसों जैसी फसलें ज्यादा उगाई जाती थी। इन फसलों में अपेक्षाकृत कम लोगों की जरूरत पड़ती थी। एक खेत, 2-3 लोग और काम हो गया। लेकिन चावल, वो तो अलग ही लेवल का मेहनती खिलाड़ी है। पानी के चैनल बनाओ, हर पौधा अलग लगाओ, सिंचाई संभालो, कटाई करो, बार बार खेत में उतरना पड़ता है। इतना काम कि अगर गांव के आधे लोग छुट्टी पर चले जाएं, तो फसल ही नाराज हो जाए। और इसी वजह से सदियों तक दक्षिण भारत में महिलाएं खेती का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रही। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं थी, कोई सोशल मीडिया कैंपेन नहीं था। सीधी बात थी, अगर महिलाएं काम नहीं करेंगी तो फसल नहीं बचेगी। और जब किसी समाज की अर्थव्यवस्था में आपका योगदान जरूरी हो, तब आपको नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। यहीं से महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत होने लगी। अब थोड़ा आज के समय में आते हैं। अगर आप कोच्चि या चेन्नई जैसे शहरों में जाओ, तो महिलाओं को देर शाम तक काम करते देखना कोई बड़ी बात नहीं है। कई जगहों पर लोग इस बात पर ध्यान भी नहीं देते, और असली प्रोग्रेस शायद यही होती है जब किसी महिला के बाहर होने पर लोग हैरान होना बंद कर दें। एक उत्तर भारतीय महिला की शादी तमिल परिवार में हुई। वो पहली बार वहां जीन्स और टॉप पहनकर बाहर निकली। अब उत्तर भारत से आने वाले बहुत से लोगों का दिमाग यहाँ ऑटोमेटिकली अपने सीन पर चला जाएगा। फिर क्या हुआ? लेकिन मजेदार बात यह है कि कुछ भी नहीं हुआ। कोई घूरने नहीं लगा, कोई फ्री का संस्कार लेक्चर देने नहीं आया, कोई एक्सपर्ट अंकल प्रकट नहीं हुए, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और उसने बाद में कहा कि पहली बार उसे लगा जैसे वो भीड़ में बस एक आम इंसान है, सिर्फ एक महिला नहीं, सिर्फ किसी की बेटी या बहू नहीं, बस एक इंसान। और शायद यही सबसे बड़ी आजादी होती है, जब आपको हर मिनट ये महसूस ना कराया जाए कि आप कौन हैं, क्या पहन रहे हैं और लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यही आर्थिक और सामाजिक आजादी आगे चलकर महिलाओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और पूरे समाज की सोच को प्रभावित करती है। लेकिन अब आते हैं उस चीज पर जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है, पैसा। और उससे भी ज्यादा जरूरी, अपने पैसे पर अपना कंट्रोल। अब बैंक अकाउंट सुनकर शायद आपको लगे, भाई इसमें क्या खास है, मेरा तो 3 बार खुल चुका है और तीनों बार उसमें बैलेंस देखकर दुख ही मिला है। लेकिन करोड़ों महिलाओं के लिए बैंक अकाउंट सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं होता, वो एक इमरजेंसी एग्जिट होता है, वो आत्मनिर्भरता होती है, वो आत्मसम्मान होता है। तमिलनाडु में लगभग 92% महिलाओं के पास अपना बैंक अकाउंट है, कर्नाटक में करीब 89%, जबकि कई उत्तरी राज्यों में ये आंकड़े काफी पीछे दिखाई देते हैं। और इसका असर सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि जब किसी महिला के पास अपना पैसा होता है, तब उसे हर चीज के लिए किसी की अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ता। बच्चों की फीस भरनी हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लेना हो, उसके पास विकल्प मौजूद होता है। और जिंदगी में विकल्प होना ही असली ताकत है। अब बात करते हैं सुरक्षा की। यहाँ एक दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। कई लोग कहते हैं कि केरल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले ज्यादा दर्ज होते हैं, और फिर तुरंत निष्कर्ष निकाल देते हैं कि वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। सोचो, 2 अस्पताल है, पहले अस्पताल में रोज 100 मरीज आते हैं, दूसरे में सिर्फ 10। क्या इसका मतलब पहले अस्पताल के आसपास ज्यादा बीमार लोग रहते हैं? जरूरी नहीं, हो सकता है लोगों को पहले अस्पताल पर ज्यादा भरोसा हो। बिल्कुल यही बात अपराध रिपोर्टिंग पर भी लागू होती है। जहां महिलाओं को पुलिस और सिस्टम पर भरोसा होता है, वहां शिकायतें ज्यादा दर्ज होती हैं। जहां भरोसा नहीं होता, वहां कई मामले कभी रिकॉर्ड तक नहीं होते।
यानी कम शिकायतें हमेशा अच्छी खबर नहीं होती, कई बार वो सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी कभी भी प्रगति का सबूत नहीं होती। लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव शिक्षा ने लाया। 1950 के दशक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कामराज ने एक बेहद साधारण फैसला लिया, स्कूल आओ, मुफ्त खाना पाओ। बस, कोई 500 पन्नों की पॉलिसी नहीं, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, कोई 18 शब्दों वाला सरकारी स्लोगन नहीं, सिर्फ एक प्लेट खाना। गरीब परिवारों ने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। लड़कियां भी स्कूल पहुंची, उन्होंने पढ़ना सीखा, गणित सीखा, कॉलेज पहुंची, और कई दशक बाद जब आईटी कंपनियां भारत आई, तब दक्षिण भारत के पास तैयार शिक्षित वर्कफोर्स मौजूद थी। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहर अचानक नहीं बने, उनकी नींव उन लाखों लड़कियों ने रखी जो कभी सिर्फ दोपहर का खाना खाने स्कूल जाया करती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दक्षिण भारत परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं। केरल में महिला साक्षरता सबसे ज्यादा है, फिर भी कई शिक्षित महिलाएं नौकरी तक नहीं पहुंच पाती। भारत आज भी वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स में काफी पीछे है, यानी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन अगर इस पूरी कहानी से एक चीज सीखने लायक है तो वो ये कि बदलाव किसी एक नेता, एक योजना या एक भाषण से नहीं आता। बदलाव तब आता है जब समाज लगातार सही दिशा में छोटे छोटे फैसले लेता रहता है। सदियों तक दक्षिण भारत ने यही किया। इसलिए असली सवाल ये नहीं कि दक्षिण बेहतर है या नहीं, डेटा उसका जवाब पहले दे चुका है। असली सवाल ये है, अगर हमें पूरे भारत को महिलाओं के लिए बेहतर बनाना है तो हम आज कौन सा छोटा फैसला लेने को तैयार हैं, क्योंकि आने वाले 50 साल उसी जवाब पर निर्भर रहेंगे। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।